हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो अब आप बोलेंगे मैम ये स्ट्रेंज केस क्यों है। इसके पहले हमने नेशनलिज्म पढ़ा, रेवोल्यूशन पढ़ा, अब वॉर भी देखा हमने, पर इसका नाम स्ट्रेंज केस क्यों है। ऐसा इसमें क्या होता है कि स्ट्रेंज केस हो गया ये। और ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटिश आइल्स क्या है। तो इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, ये वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। आपको ये सारे कन्फ्यूजन में दूर करने वाली हूँ। और अच्छा होगा आप लोग अगर अपने सामने हिस्ट्री की बुक खोल लें, और भी अच्छे से क्लियर होगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी में जो यूनिफिकेशन है उसमें जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम रहता है ऑटो वन बिस्मार्क, उनके हेल्प से होता है। और जो इटली का यूनिफिकेशन है, जो इटली के चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका नाम रहता है काउंट केवर, उनके हेल्प से। प्लस जो गैरिबाल्डी होते हैं, गुस्सीपी गैरिबाल्डी, वो भी उनका हेल्प करते हैं। बताया था ना, जो बिस्किट वाली डायनेस्टी होती है, बर्बन डायनेस्टी, उसको रिमूव करने में कौन हेल्प करता है, गुस्सीपी गैरिबाल्डी। किसका हेल्प करते हैं, काउंट केवर का। ठीक है। और भी इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये था कि जो गुस्सीपी गैरिबाल्डी का हेल्प करते हैं कौन, पीजेंट्स, जो वहाँ के लोकल पीजेंट्स होते हैं, उन्हें इटली का मतलब ही पता नहीं रहता है, तो वो सब ला तालिया समझते हैं। ठीक है। तो और जो ला तालिया समझते भी हैं तो वो भी ये समझते हैं ना कि जो ला तालिया हैं वो जो वहाँ किंग बने थे, इटली के जो किंग बने थे विक्टर इमैनुअल टू, उनकी वाइफ है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बता दी है। तो अब हम शुरू करते हैं स्ट्रेंज केस क्यों है ब्रिटेन का। तो 18th सेंचुरी में क्या होता है, ब्रिटेन में कोई भी नेशन स्टेट नहीं रहता है। ठीक है। प्राइमरी आइडेंटिटी ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस। और इस ब्रिटिश आइल्स में, ब्रिटिश आइल्स समझ लो, यहाँ पे आ गया ना, ब्रिटिश आइल्स क्या होता है, इन सभी को मिला के प्लस जितने भी इसके आइलैंड हैं उन सभी को मिला के क्या बना है, ब्रिटिश आइल्स। पूरे को एक में मिला देंगे तो बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स। इस ब्रिटिश आइल्स में जितने भी कंट्री थे अपने अपने एथनिक ग्रुप के साथ रहते थे। अब एथनिक क्या होता है, एथनिक ग्रुप क्या होता है, तो ये होता है मतलब अपना कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशनल के साथ साथ में रहना, उसको बोलते हैं एथनिक ग्रुप। ठीक है। तो जैसे कि सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। जैसे देखिए इंग्लैंड में इंग्लिश एथनिक्स रहते थे, और स्कॉटलैंड में स्कॉट एथनिक, एंड नॉर्दर्न में रहते थे आयरिश एथनिक्स, एंड वेल्स में वेल्स एथनिक्स। तो जितने भी लोग थे खुशी तरीके से वहाँ पे रहते थे। फिर क्या होता है, ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ऑन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशनल। समझा दिया मैंने आप लोग को, मतलब सभी लोग अपने कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन के साथ वहाँ पे रहते थे। बट इंग्लिश नेशन स्टेटली ग्रू in wealth, importance and power and seized power from monarchy in 1688। 1688 में क्या होता है, जो इंग्लैंड रहता है ये, इसको खजाना मिल जाता है, अलादीन का चिराग मिल जाता है, जिसको रब करता है और फिर उसमें से वो जो जिन निकलता है इसकी सारी मनोकामना पूरी कर देता है और सबको इसमें मिला देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इंग्लैंड में उसी टाइम हुआ रहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। और मैंने आप लोग को समझाया था कि जब जो मिडिल क्लास पीपल है वो ग्रो अप करना कब शुरू करते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो वहाँ पे हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जितने ही मिडिल क्लास पीपल हैं, मीन्स इसमें एजुकेटेड पर्सन थे, बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, एंड सम टीचर्स भी थे। ठीक है। तो वो अब समझ जाते हैं कि मतलब जो अब हमें राजा का शासन नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो यहाँ पे मतलब उनके पास पैसे की भी कमी अब रहती नहीं है, भर भर के पैसा उनके पास रहता है। तो जो यहाँ किंग रहते हैं उनसे ये कहते हैं कि देखो राजा, अब तुम जिस पे बैठे हो गद्दी, उसको लेकर यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुमको हम और तुम्हारी गद्दी को बहुत दूर हम फेंक देंगे और तुम कहीं भी नहीं दिखोगे। तो जो यहाँ का मोनार्की रहता है वो भी डर जाता है, क्योंकि अब उसे भी पता रहता है कि जो मिडिल क्लास पीपल हैं अब उनके पास सब कुछ आ गया है जो हमको रिमूव करने में उनकी हेल्प कर सकता है। तो वो भी शांति से मिडिल क्लास पीपल का बात मान जाता है राजा, और यहाँ पे एक पार्लियामेंट मोनार्की आ जाती है। ठीक है। तो इंग्लैंड वाले लोग खुश हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट मोनार्की आ चुकी है।
अब यही इतना चालाकी करता है बेटा कि ये स्कॉटलैंड को, नॉर्दर्न आयरलैंड को और वेल्स तो बहुत पहले ही इसमें मर्ज हो चुका है, मतलब बहुत पहले जो वेल्स है इसमें मर्ज हो गया, ठीक है। तो वेल्स की स्टोरी इसमें बताई भी नहीं गई है, ठीक है। और स्कॉटलैंड का क्या होता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन। क्या होता है, एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है 1707 का, जिसमें स्कॉटलैंड को इंग्लैंड अपने में मिला लेता है और ग्रेट ब्रिटेन बनाता है, ठीक है। तो वेल्स तो पहले से इसमें है और इसमें फिर क्या मिल गया, स्कॉटलैंड। तो ये जब तीनों एक साथ मिल गए तो क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन बना, ठीक है। क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन बना, ठीक है। तो अब इसकी स्टोरी देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे दो ग्रुप नहीं कहेंगे, ये इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि एक था प्रोटेस्टेंट और एक था कैथोलिक्स, ठीक है। ये था क्या, इसी की वजह से इसने चालाकी दिखाई और फिर इन दोनों को अपने में मर्ज करता है। तो ये दोनों क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के ही हैं, जैसे क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है उसमें से पहले कैथोलिक निकला फिर प्रोटेस्टेंट निकला, और अच्छी तरीके से समझने के लिए जैसे मान लो दादाजी हैं उनको क्रिश्चियन बना देते हैं, ठीक है। और जो उनका बड़ा बेटा है वो कैथोलिक हो गया और जो छोटा बेटा है वो प्रोटेस्टेंट हो गया। तो बड़े बेटे को देखते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, मतलब वो बहुत अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी करता है बहुत अच्छी तरीके से करता है, ठीक है। और छोटा बेटा थोड़ा सा नए चीज़ों में बहुत अच्छे से ध्यान लगाता है। तो वही था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। तो कैथोलिक लोग बहुत इस चीज़ को लेके, मतलब जो हमारा धर्म है वही मतलब है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पर जो इंग्लैंड था यहाँ पे प्रोटेस्टेंट लोग ज़्यादा रहते थे। तो क्या किए कि इसको अपने में ये सब एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में मर्ज कर लेते हैं। और मर्ज करने के बाद मतलब यहाँ का जो भी लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज यहाँ पे बोला जाता था उसको हटा देते हैं। और फिर यहाँ पे जो भी इनका नेशनल ड्रेस था उसको भी खत्म कर देते हैं, एकदम सप्रेस कर देते हैं। और यहाँ पे इतना मतलब ये सब सप्रेस करते हैं कि यहाँ के जो भी स्कॉटिश लोग रहते हैं ये अपना देश छोड़कर जाने पे मजबूर हो जाते हैं और बहुत लोग छोड़कर चले भी जाते हैं। तो ये स्टोरी थी स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मर्ज होने की। तो बहुत ही आसानी से इसने मर्ज कर लिया। सेम स्टोरी नॉर्दर्न आयरलैंड की भी है। इसकी स्टोरी क्या है कि आयरलैंड सफर सिमिलर फैट। क्या है कि जैसा स्कॉटिश लोगों के साथ इसने किया था वही ये आयरलैंड के साथ भी और नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ भी कर रहा है। नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ इसने क्या किया कि एक कैथोलिक थे और प्रोटेस्टेंट थे। तो यहाँ पे भी जो है प्रोटेस्टेंट लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैथोलिक भी थे और प्रोटेस्टेंट भी थे। तो ये क्या बोला प्रोटेस्टेंट वालों से कि देखो हम तुम्हारा साथ देंगे और जो भी कैथोलिक हैं उनको हम दोनों मिलकर सप्रेस कर देते हैं और फिर तुम यहाँ पे अकेले आराम से रूल करना, ठीक है। तो ये क्या करता है कि चलो ठीक है, इसको इसके पे बिलीव हो गया। तो ये कहता है कि चलो ठीक है हम तुम्हारा साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर ये दोनों मिलकर कैथोलिक को पूरी तरीके से सप्रेस कर देते हैं। पर यहाँ पे एक लोग थे जिनका नाम था वोल्फटोन और उनके कुछ आयरिश यूनाइटेड आयरिश मैन भी थे, मतलब ऐसे लोग कि मतलब वो नहीं चाहते थे कि कैथोलिक यहाँ से हटे। पर ऐसा हो ही नहीं पाता क्योंकि इंग्लैंड जो था उस समय भी बहुत ताकतवर हो चुका था। ताकतवर क्यों हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था और सबके पास पैसे आ चुके थे। तो फाइनली उनका जो रिवोल्ट होता है वो कामयाब नहीं होता है वोल्फटोन का। तो कैथोलिक यहाँ से हट जाते हैं, मीन्स कैथोलिक दब जाते हैं और प्रोटेस्टेंट हावी होता है। तो अब ये कहता है कि अब तुमने जो प्रॉमिस किया था चलो अब ये जो है हमारा कंट्री है। तो ये इंग्लैंड कहता है कोई तुम्हारा कंट्री मंट्री नहीं, तुम ही हमारे में ही मर्ज होगे। और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड को अपने में मर्ज कर लेता है और बनाता है वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर बनाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। समझ में आ गया तीनों? अच्छी तरीके से समझो। यहाँ पे जो कैथोलिक लोग रहते हैं उनको सप्रेस कर देते हैं, मतलब एकदम दबा देते हैं और प्रोटेस्टेंट लोग हावी हो जाते हैं। तो अब सबको अपने में ये इंग्लैंड बहुत ही चालाकी से मिला लेता है और बनाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और ब्रिटिश आइल्स क्या होता है, ये जितने भी इसके आयरलैंड हैं ब्रिटेन के, मतलब ब्रिटेन के आसपास के, उनको सबको मिला के बना है ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया?
फिर उसके बाद क्या होता है कि अब जो उनका इंग्लिश कल्चर होता है उसको वो डोमिनेट करते हैं, जितने भी और भी कल्चर रहते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं फोर्सफुली, और इंग्लिश कल्चर को वो डोमिनेट करते हैं। और फाइनली एक ब्रिटिश फ्लैग लाते हैं जिनको बोला जाता है यूनियन जैक। अब यूनियन जैक क्यों बोला गया, ये चढ़ाक था ना, देखो क्यों बोला गया। इसका भी जो फ्लैग था, इसका फ्लैग था और जो इसका फ्लैग था, इन तीनों को मिला के एक अपना फ्लैग बनाया और उसको बोला यूनियन जैक। इसलिए ये ऐसा किया कि कल को फिर ये रिवोल्ट न कर दें। अगर ये बस अपना ही फ्लैग आगे रखता तो इनको नहीं ना लगता कि ये हमारा भी कंट्री है, इसीलिए इन तीनों फ्लैग को एक में मर्ज करके न्यू फ्लैग बनाता है और नेशनल एंथम एक कंपोज करता है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, भगवान हमारे अच्छे किंग की रक्षा करें, एंड और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करता है। तो ये था यहाँ तक का। और इसमें हम देखेंगे कि एक डायग्राम ये भी दिया गया है। तो इसमें क्या है कि ये है विक्टर इमैनुअल टू, देखिए इसमें ये है विक्टर इमैनुअल टू जो ऊपर खड़े हैं, और जिनको जो शूज पहना रहा है वो है गुस्पी गरीबाल्डी। गुस्पी मैजनी नहीं, गुस्पी गरीबाल्डी। तो गुस्पी गरीबाल्डी जो हैं वो उनको एक शूज पहना रहे हैं। वो शूज जो पहना रहे हैं वो उनको इटली पहना रहे हैं। और अच्छे से हम कहानी आपको समझा रहे हैं, मतलब ये चित्र क्या कह रहा है कि जो शूज है वो इटली को विक्टर इमैनुअल टू को पहना रहे हैं कि ये आप तो राजा बन गए हैं और इस शूज को आप हमेशा पहने रहिएगा, कभी मत इटली को अपने आप से कभी मत दूर करिएगा, मतलब उस शूज को कभी उतारिएगा मत। तो ये इसका मीनिंग था। और जितने भी इसमें डायग्राम दिए गए हैं इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप लोगों को समझने में और आसानी होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।